राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका भागीरथ अकेडमी झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसपे मैं अशोक जानू आज अपनी दूसरी क्लास लेके आ रहा हूँ, जो होगी भारतीय इतिहास की। तो सारा दोस्तान ने मेरी तरफ राम राम। और अभी आप क्लास शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास की काल क्लास आप पढ़नी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की जो क्लास आप पढ़नी प्राचीन भारत का इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्था आप पढ़ ली। अब अपन पढ़नो है मध्य पाषाण काल। तो आज आप शुरू करने जा रहे हैं हम मध्य पाषाण काल। तो देखो, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में अपन शुरू करने जा रहे, तो मध्य पाषाण काल में सब पहले क्या कहो जा, मध्य पाषाण काल ने कहो जा आखेटक व पशुपालक युग। क्या कहो जा, आखेटक व पशुपालक युग। आखेटक व पशुपालक आखेटक व पशुपालक युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? आखेटक व पशुपालक युग। और जो पूरा पाषाण काल अपन ने पढ़ा था, पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता था? शिकारी व खाद्य संग्राहक युग। शिकार व खाद्य संग्राहक युग, इसको कहा जाता है आखेटक व पशुपालक युग। तो अब आपको पता है आदिम मानव का थोड़ा थोड़ा विकास होना शुरू हुआ। उत्तर पूरा पाषाणकालीन अवस्था में आदिम मानव जो वर्तमान मानव होम्योसेपियंस का उदय उत्तर पूरा पाषाण काल में माना जाता है। इसके बाद में मानव ने क्या करना शुरू किया? उसने मध्य पाषाण काल में शिकार करना शुरू किया। शिकार जो वो पहले से करता था जीवन यापन के लिए, शिकार मछली पकड़ना शुरू किया। मछली पकड़ना, मछली पकड़ने के अलावा उसने पशुपालन शुरू किया। उसने क्या शुरू किया? पशुपालन शुरू किया। तो जो पशुपालन करने की उसे आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो शिकार के माध्यम से आदि मानव जंगल में रहता था, तो वहां के सारे जीव जंतु, वो जीव जंतुओं की कमी होने लगी, तो उसे पशुपालन करने की आवश्यकता महसूस हुई। और मछलियों की तरफ जाने का भी यही कारण था कि जो जंगलों में जो जीव जंतु थे उनमें कमी हुई, तो उन्होंने जलीय जीवों की तरफ अग्रसर हुआ। इसके बाद में बात आती है कि जो खाद्य संग्रहण जो वो करता था, खाद्य का संग्रहण करना भी उसने शुरू किया था। क्या किया था? खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण वो ज्यादा मात्रा में नहीं करता था, वो कुछ कुछ मात्रा में खाद्य संग्रहण करता था। मतलब 2-4 दिन का भोजन वो संग्रह कर लेता था। उसके बाद में उसका कार्य लगातार वो रोज शिकार करता और रोज उसे खाता था। इससे उसका कार्य चल रहा था। अब देखो, पूरा पाषाण काल में अपने पढ़ा जो प्रस्तर उपकरण हमें मिले। उसके बाद में जो प्रस्तर उपकरणों का मध्य पाषाण काल में जो प्रस्तर उपकरण मिले, उनका सूक्ष्म रूप हमें प्राप्त होता है। क्या रूप प्राप्त होता है? सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप के पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल में हमें सूक्ष्म रूप के जो पाषाण उपकरण मिले, उनको कहा क्या जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ टूल्स। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपके कि माइक्रोलिथ टूल्स का तात्पर्य है, माइक्रोलिथ टूल्स का मतलब है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का जो उन्नत उद्योग हमें मिला मध्य पाषाण काल के में उत्खनन के दौरान, वो मिला उन्नत उद्योग। उन्नत उद्योग हमें मिला बागोर, जो पड़ता है भीलवाड़ा
राजस्थान में। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उन्नत उद्योग मिला है। उस उन्नत उद्योग में हमें सूक्ष्म पाषाण फलकों की ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में साख से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में इसमें जो अपन ने बात की थी पशुपालन की, पशुपालन के साख से हमें कहां से मिले? पशुपालन के साख से। तो जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस था उसने पशुपालन करना शुरू किया, उसके साख से हमें मिले आदमगढ़ यूपी, आदमगढ़ यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और बागोर राजस्थान से। बागोर राजस्थान से हमें पशुपालन के साख से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साख से हमें कहां से मिले? तो वो मिले आदमगढ़ यूपी और बागोर राजस्थान से। अब आगे बात आती है कि मध्य पाषाण काल के लोग प्रकृति प्रेमी थे। इस बात का पता हमें कहां से चलता है कि मध्य पाषाण काल के लोग प्रकृति प्रेमी थे। इस बात का पता हमें कहां से चलता है? इस बात का पता चलता है सांबर झील के जमाओं के उत्खनन से। सांबर झील में जो नमक के जमाव है उनका उत्खनन किया गया। उस उत्खनन से हमें प्रकृति के प्रेम के साक्ष्य से मिले। मतलब साक्ष्य में क्या मिला कि यहाँ के लोग पेड़ लगाते थे, पेड़ लगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो पेड़ लगाने के या प्रकृति प्रेमी होने के साक्ष्य हमें काम से मिले हैं। सांबर झील के जमाओं के उत्खनन से हमें जो अध्ययन किया गया उससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी थे, जो प्रकृति से प्रेम रखते थे, उनको पता था पेड़ों का क्या महत्व है। पेड़ लगाने के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आता है कि चित्रित गुफाएं कहाँ मिली। मध्य पाषाण काल के में चित्रित गुफाएं मिली। हमें चित्र और कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। चित्र व कलाकृतियां। चित्र व कलाकृतियां हमें कहां से प्राप्त होती हैं? तो चित्र व कलाकृतियों की जब भी बात आएगी पाषाण काल में, हमें कहां जाना है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका, मैंने कल आपको बताया था कि शैलाश्रियों के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, तो वो भी मिले हैं भीमबेटका से। भीमबेटका कहां पड़ता है? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश के भीमबेटका में 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली अनेक गुफाओं में जो चित्रित ग्रंथ मिले, चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, जो शैल चित्र मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कला प्रेमी भी थे। क्या थे? कला प्रेमी थे। हमें चित्रित गुफाएं मिली हैं जिनमें चित्रित गुफाओं में क्रमबद्ध रूप से सभी कालों के चित्र प्राप्त होते हैं। क्रमबद्ध रूप से सभी कालों के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल मध्य प्रदेश में है, जहां से हमें चित्रित ग्रंथ मिले हैं। जिन चित्रित ग्रंथों में ज्यादातर जो चित्र हैं वो किनके हैं? पशु पक्षियों के। चित्र किनके हैं? तो वो है पशु पक्षियों। पशु पक्षियों के हमें चित्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं, पाषाण काल की
तीनों अवस्थाओं के चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के जो चित्र हैं वो मिलते हैं बेलन घाटी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें क्या मिलता है? तीनों अवस्था, पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के क्रमबद्ध रूप से जो चित्र हैं तीनों अवस्थाओं के, वो हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अपना अगला आता है नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। अब आपने देखा कि मध्य पाषाण काल में, पहले पूरा पाषाण काल में हमें पत्थर की कुल्हाड़ियां, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, जो भी ब्लेड और ब्यूरिन्स मिले हैं, उनके अलावा जो अब जैसे मध्य पाषाण काल में अपन आए तो मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म उपकरण मिलने शुरू हुए, जो मतलब उन उपकरणों को छोटा किया जाने लगा, औजारों को छोटा किया जाने लगा। इसके बाद में हमें नव पाषाण काल में जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं पॉलिशदार पत्थर से बने उपकरण, पॉलिशदार पत्थर से बने उपकरण। पॉलिशदार पत्थर से बने उपकरण हमें कौन से युग में प्राप्त होते हैं? तो नव पाषाण काल में पॉलिशदार पत्थर से बने उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। और ये पॉलिशदार पत्थर से बने उपकरणों में सबसे ज्यादा जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कुल्हाड़ी। अब आपको ज्ञात होगा कि कुल्हाड़ी आज भी अपना गांव में किसानों का मुख्य हथियार माना जाता है। मुख्य हथियार ये माना जाता है कि किसान के घर में कुल्हाड़ी होती है, वो उसे अनेक रूपों में, अनेक कामों में यूज करता है, उसको काम में लेता है। तो कुल्हाड़ी बहुत प्राचीन काल से यूज ली जाने वाली चीज है। जो पत्थर की कुल्हाड़ी यहाँ मिली है, पॉलिशदार पत्थर से बनी हुई, उससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से कुल्हाड़ी का यूज होता आया है। शिकार के रूप, शिकार करने के लिए हथियार के रूप में, अन्य कामों में भी कुल्हाड़ी का यूज होता था। जैसे हमारी पौराणिक कथाओं में जो एक पात्र है परशुराम जी, परशुराम जी का मुख्य हथियार ही कुल्हाड़ी था। इसलिए कुल्हाड़ी से हमें, जो पत्थर की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में खूब कुल्हाड़ियां यहाँ से मिली हैं। इसके बाद में जो नव पाषाण काल के जो लोग थे, उन्हें अनाज उगाने का श्रेय दिया जाता है। किसका श्रेय दिया जाता है? अनाज उगाने का श्रेय दिया जाता है। अनाज उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नव पाषाण काल में अनाज उगाने का श्रेय मिलता है। वो जो अनाज उगाने के लिए पत्थर की कुदालों व फलकों का प्रयोग करते थे। अनाज उगाने के लिए पत्थर की कुदालों व फलकों का प्रयोग करते थे। तो आपसे पूछेगा कि अनाज उगाने का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहां से, किससे प्राप्त होता है, कौन से काल में प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे नव पाषाण काल में अनाज उगाने का हमें पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। अब वो जब अनाज उगाने लगे, पशुपालन करने लगे, एक जगह पर समूह बनाकर रहने लगे, तो उनको घरों की आवश्यकता होगी, तो वो घर बनाकर रहने लगे। घरों का निर्माण, घरों का निर्माण आपसे पूछ ले, घरों का निर्माण किससे होता था? तो घरों का निर्माण मिट्टी व सरकंडों से किया जाता था। मिट्टी व सरकंडों से। अब पूछोगा गुरुजी, घरा को निर्माण मिट्टी व सरकंडों करते तो आकार किस हो? तो घरा को आकार आयताकार व गोल। घरों का आकार कैसा होता था? आयताकार व गोल होता था। जो हमें घर प्राप्त हुए हैं उनमें या तो वह आयताकार बने हैं या गोलाकार बने हैं। अब एक नवपाषाण काल की एक मुख्य विशेषता और है, जो है कुंभकारी।
कुंभकारी। कुंभकारी का मतलब है कुम्हार का कार्य, जो मिट्टी का कार्य करते हैं वो। कुंभकारी का प्रचलन नवपाषाण काल में शुरू हुआ। आपसे अगर पूछ ले कि कुंभकारी का प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल से कुंभकारी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। इससे पहले कि हमें मर्दभांड मिट्टी के बर्तन नहीं प्राप्त हुए हैं, इसके बाद में हमें मिट्टी के बर्तन मिलना शुरू होंगे। तो इसमें नवपाषाण काल में आगे आप देखते हैं उत्खनित स्थल, कहां कहां पर क्या क्या मिला है। उत्खनित स्थलों में सबसे पहले आती है कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति। नवपाषाण संस्कृति, कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में हमें क्या क्या पढ़ना है। कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में हमें एक तो पढ़ना है बुर्ज होम, बुर्ज होम, व दूसरा पढ़ना है गुफ कराल। गुफ कराल का मतलब ही होता है कुम्हार की गुफा। कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति से हमें पता चलता है कि लोग गर्तावास में रहते थे, मतलब गड्ढों में घर बनाकर गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गर्तावास के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति से। बुर्ज होम जो है वो पड़ता है श्रीनगर में, और गुप्त कराल भी पड़ता है श्रीनगर में। बुर्ज होम जो है वो झील के किनारे गड्ढे नुमा जो घर है उसको कहा जाता है बुर्ज होम। बुर्ज पेड़ के नीचे बना हुआ है, इसलिए इसको बुर्ज होम कहा गया, श्रीनगर में बना है। हमें यहां से हड्डियों के उपकरण मिले हैं, हड्डियों के औजार व हथियार मिले। यहां पर हमें क्या नहीं मिला? पत्थर के औजारों की, पत्थर के औजारों का अभाव है। पत्थर के औजारों का अभाव पाया गया है। यहाँ पे क्या पाया गया है? पत्थर के औजारों का अभाव पाया गया है। कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में हड्डियों के औजार प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर पत्थर के औजार बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं। यहाँ के लोग मछली पकड़कर वह शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। शिकार द्वारा जीवन यापन करते थे, मतलब कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के लोग मछली पकड़ना जानते थे और शिकार द्वारा अपना पालन पोषण करते थे। और गुप्त कराल से हमें कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य गुप्त कराल से मिले। कहां से मिले हैं? गुप्त कराल से। गुप्त कराल से हमें कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है चिरांद बिहार, दूसरा नंबर चिरांद बिहार। जो चिरांद बिहार की जो जगह है वहां पर भी हमें बहुतायत में हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए। चिरांद बिहार से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड्डियों के उपकरण और हिरण के सींगों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब देखो, कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम श्रीनगर में हड्डियों के औजार व हथियार मिले हैं। गुप्त कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। पत्थर के औजारों का अभाव मिला है। मछली पकड़कर वह शिकार द्वारा जीवन यापन करते थे। गुप्त कराल में कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो चिरांद बिहार है वहां हड्डियों के उपकरण और हिरण के सींगों के उपकरण का
हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। हिरण के सींगों के उपकरण आपको आज भी कई घरों में मिल जाएंगे। जो लोग जैसे अपने गांव में लोग है ना, खाट बनने के लिए, खाट का जो बाण होता है उसको बनने के लिए जो काम में लेते हैं, जिसको सिंगी बोलते हैं, वो हिरण के सिंगों से बनी हुई अभी भी कुछ घरों में आपको मिल जाएंगी, जो आज भी यूज होता है। तो हिरण के सिंगों के उपकरण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? चिरांद बिहार से हमें हिरण के सिंगों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब जो ये था, ये पहला समूह है। एक दक्षिण भारत में हमें दूसरा समूह मिलता है, जो हमें कहां से मिलता है? दूसरा समूह हमें मिलता है गोदावरी नदी के दक्षिण, गोदावरी नदी के दक्षिण में। गोदावरी नदी के दक्षिण में हमें दूसरा समूह जो प्राप्त होता है, उसमें क्या होता है? गोदावरी नदी के दक्षिण में जो हमें दूसरा समूह मिला है, वहां पर प्रस्तर फलक, प्रस्तर प्रस्तर फलक का मतलब ही है पत्थर की ब्लेड। प्रस्तर फलक पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, मतलब कुंभकारी की शुरुआत हो चुकी थी, तो पक्की मिट्टी की वस्तुएं हमें कहां से प्राप्त होती हैं? गोदावरी नदी के दक्षिण में जगह जगह पर जो किनारे पर दक्षिणी किनारे पर जो हमें उत्खनन किया गया, उससे हमें मिट्टी की, पक्की मिट्टी की वस्तुएं व प्रस्तर फलक प्राप्त होते हैं। और गाय, बैल, बकरी व भेड़ पालने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। भेड़ पालने के साक्ष्य भी हमें गोदावरी नदी के दक्षिणी भागों में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा समूह था, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, तीसरा समूह हमें प्राप्त होता है, वो कहां से प्राप्त होता है? असम व असम की पहाड़ियां व मेघालय की पहाड़ियों से। मेघालय की पहाड़ियों से हमें तीसरा समूह प्राप्त होता है। मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां हैं, उनसे हमें तीसरा समूह मिला है। और इसके अलावा एक स्थान और है, असम की पहाड़ियों और मेघालय की पहाड़ियों के अलावा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनसे क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें चावल उगाने के साक्ष्य, चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल उत्पादन के साक्ष्य में कहां से प्राप्त होते हैं? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो अपने जिन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया या उत्खनन किया गया, उनमें कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं भी आपको बताता हूं। जैसे मस्की एक स्थान का नाम है, बरहमपुर एक स्थान का नाम है, मस्की, ब्रह्मपुर, हल्लूर, कोडवकल, हल्लूर, कोडवकल, टी नरसीपुर, टी नरसीपुर। इसके अलावा है तेकलकोट, ये सारे पड़ते हैं कर्नाटक में। इसके आगे आता है पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली पड़ता है तमिलनाडु में। उतनूर, उतनूर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। उतनूर कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इनके आपको नाम याद रखने हैं। अब इसके बाद में एक जो नोट लगा के लिखना है,
कि गेहूं जो वह रुई उपजाने के साग से हमें कहां से प्राप्त होते हैं? रुई जाने के साग से गेहूं जो व रुई उपजाने के साग से हमें प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो गेहूं और रुई उपजाने के साग से मिले, उसके आधार पे पुरातत्वविदों का कहना है कि मेहरगढ़ के लोग सबसे उन्नत थे, सबसे उन्नत लोगों का समूह। ये अपना पाषाण काल समाप्त हो गया है। इसके बाद में अगली क्लास अपन शुरू करेंगे जिसमें होगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की क्लास आपकी होगी कल। आज मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो बना के आपको बता रहा हूं, इसमें देखना आगे कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न को सुमेलित करो। ए में आएगा पूरा पाषाण काल, बी में आएगा मध्य पाषाण काल, सी में आएगा नव पाषाण काल, इधर एक नंबर पे आएगा आखेटक व खाद्य संग्राहक युग। दो नंबर पे आएगा शिकार दो नंबर पे आएगा आखेटक व पशुपालक युग। तीन नंबर पे आएगा खाद्य उत्पादक। खाद्य उत्पादक। अब इसके ऑप्शन ऐसे बनेंगे, ए में आएगा, ए में 1, बी में 2, सी में 3। बी ऑप्शन बनेगा जिसमें आएगा ए में 2, बी में 3, सी में 1। सी ऑप्शन बनेगा ए में 3, बी में 1 और सी में 2। चौथा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए में 1, बी में 2 और सी में 3। में 2 और उसमें 1। अब बताओ, पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक। अब आपको पता है जब पूरा पाषाण काल में आदिम मानव था, आदिम मानव क्या करता था? आखेट व खाद्य संग्रहण थोड़ा बहुत करता था। तो पहले का हो जाएगा 1, मध्य पाषाण काल का आखेटक व पशुपालक, और नव पाषाण काल हो जाएगा खाद्य उत्पादक। तो तीनों में यह सही होगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए। ऐसे इसमें क्वेश्चन बनाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बनाएगा नव पाषाण काल काल की कश्मीरी संस्कृति की मुख्य विशेषता नहीं। मुख्य विशेषता नहीं है। अब ये नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं है। ऑप्शन ए बनाएगा कि गर्तावास में
रहते थे, यहाँ के लोग गर्तावास में रहते थे। नंबर 2 बनाएगा हड्डियों के उपकरण इस्तेमाल करते थे, हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण इस्तेमाल करते थे। नंबर 3 बनाएगा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, तो नंबर 4 होगा कृषि व पशुपालन से परिचित थे। अब बताओ, गर्तावास में रहते थे, यह सही है। हड्डियों के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, यह भी सही है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं करते थे। कृषि व पशुपालन से परिचित थे, मैंने आपको बताया था गुप्त काल के लोग कृषि व पशुपालन से परिचित थे, जो कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में था। मिट्टी के बर्तनों का मैंने कहीं यूज नहीं किया। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आप क्लासेस को कंटिन्यू देखना, इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद।